नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 6 ऑफ बिल्डिंग योर कॉम्पिटेंसी। और इन वीडियोस में अपन लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप चैनल पे रेगुलर हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कंटेंट बहुत यूनिक है। ऐसा कंटेंट आपको पूरे YouTube पे कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों को सोचना कैसे है, आप लोगों को नए सवालों से कैसे टैकल करना है। जो आपके कन्वेंशनल सवाल है उसी को ही अगर मैं लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिकी बना दूं, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में फेस करना है, तो इन सारे पैरामीटर्स पे अपन लोग मिलके काम कर रहे हैं और तुम लोग और बेटर तरीके से तैयार हो रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आगे की जर्नी के लिए भी। बोर्ड एग्जाम के बाद भी तो बेटा तुम्हारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी ना 11th-12th में। तो चलो भाई, ये वाला सवाल मैंने तुमको होमवर्क में दिया था और इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि एंड के 2 मिनट में मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारे साथ शेयर करनी है। वो तुम लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। वहां से एक डायरेक्शन पकड़ेंगे अपन लोग। क्या कह रहा है सवाल कि sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स पॉजिटिव। अगर थीटा मैं ऐसा 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रखूं, 0 डिग्री रख सकता हूं, 45 डिग्री से कम ही रख सकता हूं, इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पे, ध्यान रखना। तो मेरे को बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर मेरे को दिख रहा है कि भाई मैं बड़े प्यार से ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूं। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं तो एक साइड मेरे को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सारे सवाल ऐसा मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। ये कहीं पे आए हुए सवाल नहीं है, लेकिन यही सब सवाल तुम्हारे दिमाग को रेडी करेंगे अच्छे सवालों के लिए, ठीक है। जहां पर थोड़ा सा क्रिटिकली तुमको सोचना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन हाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर अच्छे से चेक हो रहे हैं, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी अच्छे से चेक हो रही है। मेरे को पता है कि सर ये तो 1 ही होने वाला है, ठीक है, ये तो 1 ही होने वाला है। अब ये डिसाइड करेगा सर कि मेरा साइन पॉजिटिव होगा, वैल्यू ही 0 होगी या फिर नेगेटिव होगा। तो अब तुमको सोचना है। देखो यहां पर कितना प्यारा कॉन्सेप्ट घुस रहा है कि भाई जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिर्फ रटी है वो यहां पे सवाल में फंसेगा। लेकिन जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्व किया है कि भाई साइन का एक इंक्रीजिंग पैटर्न है 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री के ऊपर ही बात करूंगा, आगे मैं 11th में बात करूंगा, ठीक है। कॉस का हम लोगों ने देखा है डिक्रीजिंग पैटर्न है। साइन क्या करता है, 0 से बढ़ना चालू करता है, 1 की तरफ जाता है। कॉस क्या करता है, 1 से चालू करता है और 0 की तरफ भागता है। बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं 45 डिग्री 1/√2। तो अब देखो यहां से साइन ने बढ़ना चालू करा, कहां तक, 45 डिग्री तक, बोलो हाँ या ना। और यहां पर कॉस ने ऐसा घटना चालू करा, कहां तक, 45 डिग्री तक। खुद सोचो, थोड़ा सा ग्राफ को ना इमेजिन करो कि साइन ऐसे बढ़ रहा है और कॉस यहां से ऐसे घट रहा है, और ये वाला वो पॉइंट है जहां पर आके दोनों इक्वल हो रहे हैं, और इसके बाद ये घटता है और ये बढ़ता है साइन। इस तरीके से कुछ पिक्चर दिखती होगी भाई, है ना। तो अब यहां पे देखो कि तुमको एंगल क्या दिया हुआ है, 0 से 45, यानी कि 0 से 45 में तो सर हमारा कॉस ऊपर है साइन के, यानी कि कॉस डोमिनेट करेगा साइन के ऊपर इन 0 to 45, डोमिनेट करेगा 0 to 45। 45 यहां पे एक्सक्लूडेड है। अगर यहां पर 45 डिग्री इक्वल टू का आ जाए तो यहां पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए यहां पे 45 डिग्री पे ना तुमको इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है। तो तुमको समझ आ रहा होगा कि ये जो है, ये वाला जो ब्रैकेट है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा डोमिनेट करेगा साइन स्क्वायर थीटा पे, यानी कि यहां पर जो ये माइनस वाली टर्म है ये हमेशा इस पॉजिटिव वाली टर्म पे क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, यानी कि ओवरऑल तुमको क्या चीज मिलने वाली है, नेगेटिव क्वांटिटी मिलने वाली है। हेंस दिस इज फॉल्स, ठीक है। बहुत कुछ समझाने की मैंने कोशिश करी है सवाल के थ्रू, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहां से क्लियर भी हुए होंगे। इस सवाल से मैं आपको एक बहुत अच्छी अप्रोच, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं कि आप जनरलाइज्ड केस को स्पेसिफिक केस में सॉल्व कर सकते हो और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ध्यान से सुनना। मैं अभी आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, लेकिन ये अलजेब्रा में भी काम करता है, बहुत प्रॉब्लम्स में काम करता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बता रहा हूं मैं अभी, और उसी के हिसाब से मैं स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं। अगर आपको दिखता है कि कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, और ऑप्शंस में आपको दिखते हैं कि कांस्टेंट्स हैं,
में कॉन्स्टेंट्स है। इसका मतलब क्या है कि आपको सॉल्व करने से पहले भी पता है दोस्तों कि मेरा आंसर कांस्टेंट ही आने वाला है। अब देखो क्या अप्रोच है, आपको पता है कि यहां पर मैं अगर कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करूंगा कुछ ना कुछ काटा पीटी होनी होगी और एंड में कांस्टेंट ही बच जाएगा। आपके आंसर्स में कहीं पर भी ए नहीं है, एंगल है ही नहीं, यानी कि एंगल मेरे को जरूरी भी नहीं है। तो यानी कि यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ये हर एक एंगल के लिए ना सेम ही आंसर देगी। मैं दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यू ऑफ ए के लिए मेरे को सेम ही आंसर देने वाली है। यही तो मेरा ऑप्शन मेरे को बता रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से बेटा ए की वैल्यू चूज कर लेता हूं ना। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं कैसे चूज करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो तुम्हारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसी में से चूज करना है। लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है, ऐसा एंगल चूज करूं जहां से मेरी कैलकुलेशन और आसान हो, क्योंकि सबने आंसर तो सेम ही देना है, तो मैं अपना टाइम बचाऊंगा ना। अब बच्चों को लगेगा सर टाइम दिख रहा है, तो मैंने एक काम करता हूं 45 डिग्री डालता हूं, क्योंकि टाइम 45 पे 1 होता है। मैं बोलूंगा ठीक है यार अप्रोच तुम्हारी अच्छी है, 45 डिग्री डाल के देखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों √2, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√2 और ये अगेन तुम्हारा हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/√2, तो मैं √2 को नीचे ले रहा हूं, यहां पे √2 - 1 लिख रहा हूं और यहां पे √2 + 1 लिख रहा हूं, ठीक है। इससे ये गया, यहां पर a - b a + b दिख रहा है, तो √2 का स्क्वायर 2 और फिर -1 यानी कि 1 मेरा आंसर है। मैं बोलूंगा कि तुमने अच्छा सोचा, लेकिन तुमने 45 डिग्री क्यों सोचा। मैं तुमको और बेटर तरीके से बोलूंगा कि नहीं, थोड़ा सा और दिमाग लगा के वैल्यू सोचो। हमेशा वैल्यू स्पेसिफिक ऐसी सोचनी है जो तुम्हारी कैलकुलेशन को सबसे ज्यादा आसान बनाए। अभी भी मेरा इतना टाइम लग गया ना, तो मैं बोलूंगा अरे यार तुमको सेक दिख रहा है, साइन दिख रहा है, ठीक है, और साइन 0 पे कोई आपत्ति नहीं देता है, सेक भी 0 पे कोई आपत्ति नहीं देता है, टाइम भी 0 पे कोई आपत्ति नहीं देता है, तो मैं एक ही जगह 0 डालूंगा। तो ये मेरा 1 बनेगा, ये मेरा 0 बनेगा, ये मेरा 1 बनेगा, ये मेरा 0 बनेगा। इसके बाद मेरे को पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 1 - 0 1 + 0 1, आंसर मेरा 1 आएगा। इस अप्रोच को अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। तुम लोगों को पेपर में 3 से 4 सवाल हर एक साल के पेपर में दिखाऊंगा जो मैं इसी अप्रोच से फोड़ता हूं विदिन सेकेंड्स। अगला सवाल तुम लोगों को दिखा रहा हूं, ऐसे सवाल भी आने लगे हैं, ठीक है, ये वाले सवाल ना ट्रेंडिंग है, ऐसे सवाल अब सीबीएसई पूछ रहा है। वो चेक करना चाहता है कि बच्चों को ये परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज जो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ाया था वो सब आता भी है या नहीं आता। इफ आई इंक्रीज द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 20%, एरिया ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज बाय 41%, ट्रू और फॉल्स। अब एक रेगुलर स्टूडेंट क्या करेगा जो हमसे नहीं पढ़ रहा है भाई, अच्छा मान लेते हैं पहले मेरा रेडियस r था सर, ठीक है, अब आपने 20% रेडियस को बढ़ा दिया। 20% का मतलब होता है सर 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि r में r + 5 जुड़ गया है, यानी कि सर अब मेरा जो फाइनल रेडियस है वो हो गया है 6r/5। चलो सर इससे एरिया निकालता हूं तो πr² आएगा और इससे एरिया निकालता हूं तो सर बाय 36r²/25 आएगा। अब सर इंक्रीज देखना है तो दिस माइनस दिस कर दूंगा सर, ऐसे करूंगा, पाई को बाहर ही रख देता हूं सर, r² को भी बाहर रख देता हूं, ठीक है। 36/25 -1, ये सर हो गया कि कितना इंक्रीज हुआ। अब मेरे को फाइनली बताना है कि परसेंटेज में कितना होगा, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो नीचे रख के मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा सर, आंसर आ जाएगा। अरे तुम 6ठी 7वीं कक्षा के बालक हो क्या, ऐसे नहीं करना है ये वाला सवाल। अगर हाँ ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए जो कि अभी तक नहीं आया है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया ये सवाल, तो आपको यही अप्रोच लगानी है, बच्चों वाली अप्रोच भूल जाओ, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचेंगे। सर 20% का इंक्रीज क्या होता है, मतलब अगर कोई चीज 100 रही होगी तो सर वो 120 हो गई होगी, ठीक है। एरिया में क्या इंक्रीज होगा, एरिया में मेरा r² आता है, जो कांस्टेंट है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना, जो आपका वेरिएबल है उसी से तो फर्क पड़ेगा। तो अगर मेरा r पहले 100 था, अब मेरा r 120 हो गया होगा। अगेन मैं स्पेसिफिक टर्म्स में सोच रहा हूं, ठीक है। तो अब खुद सोचो
कि आपके एरिया में किस तरीके से चेंज आया होगा आर स्क्वायर के हिसाब से। तो 120 टाइम्स 120, क्योंकि आर स्क्वायर है, पहले क्या रहा होगा कुछ 100 टाइम्स 100 टाइप का। तो वो पाए को तुमको सोचना ही नहीं है, जिस चीज से फर्क आ रहा है ना सिर्फ उसी चीज से सोचो तुम लोग, ठीक है। या फिर अगर तुमको ऐसा फ्रैक्शन में नहीं समझ आ रहा तो तुम इस तरीके से सोचो कि अगर पहले मेरा 100 रहा होगा तो आर स्क्वायर वाला मेरे को ये देगा, और 120 रहा होगा तो अब आर स्क्वायर मेरे को क्या देगा 144 एंड देन 00। तो तुमको सीधा सीधा दिख रहा है सर 4400 का इंक्रीज है इसके ऊपर, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है, बहुत बेसिक मैथ्स है कि सर 44% का इंक्रीज है। यहां पे 41% दिया हुआ है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे सवाल तुमको करने हैं, ऐसे सवाल तुमको और चाहिए तो मैं और करवा दूंगा। चलो, LCM ऑफ p स्क्वायर एंड p क्यूब इज p टू द पावर 6। ये सवाल आसान है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सवाल मुश्किल है, लेकिन इस सवाल में जल्दबाजी में ना बहुत बच्चे गलती करेंगे। बहुत से बच्चे बोल देंगे कि सर ये ना ट्रू है, क्योंकि सर हाँ p स्क्वायर और p क्यूब का एलसीएम तो p की पावर 6 ही होगा। वो ये भूल जाते हैं कि भाई p स्क्वायर का जो pth मल्टीपल होगा वो p क्यूब ही तो होगा, और p क्यूब तो खुद का मल्टीपल है, और p में भी एक ऐसा टाइम आएगा जब p क्यूब आएगा। या फिर और बेस्ट तरीका है स्पेसिफिक वैल्यूज रख के सोचो, कंफ्यूजन होगी ही नहीं। 2 4 8 का एलसीएम 8 होगा ना, या फिर 2 टू द पावर 6 होगा। 2 टू द पावर 6 मतलब 64, नहीं ना, गलत है ना वो। तो ये एकदम सरासर गलत है। इसका आंसर क्या आएगा p क्यूब। यहां पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट चेक होते हैं बच्चों के कि उन्होंने मल्टीपल्स को समझा भी है या नहीं समझा। यहां पर बच्चे ना फटाफट से देख के p स्क्वायर p क्यूब, सर इनकी कॉमन पावर क्या होगी, एलसीएम ले लेते हैं पार्ट्स का, और फटाफट से इसको मार्क कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा बचाना है। और सवाल है क्या इसके बाद, नहीं तो यही मैं सवाल तुमको, चलो ये वाला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल मैं तुमको होमवर्क में दूंगा, और उसके बाद मेरे को जो तुमसे बात करनी है 2 मिनट में वो करूंगा। देयर आर ओनली 2 इवन नंबर स्मॉलर देन 4। तो आप लोग सबसे पहले तो ये जानते होगे, आई होप। नहीं जानते हो तो प्लीज जान लो कि 0 एक इवन नंबर होता है, ठीक है, और 2 इवन नंबर है, और इसके बाद आता है 4। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर 4 से छोटे तो मेरे 2 ही इवन नंबर्स हैं, लेकिन ये बात फैक्चुअली एकदम गलत है। आई गेट इट कि तुम लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स, लेकिन ऐसा कहीं पर भी एक मतलब फैक्ट की बात करूं मैं तो बेटा तुम्हारे इवन नंबर्स ना नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। -2, -4, -6, -8 ये सारे भी इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तुम लोग जो पढ़ते हो ना डिविजिबल बाय 2, उसको फील करवाता हूं तुमको। किसी भी नंबर को अगर तुम 2 टुकड़ों में बांट दो और ये दोनों टुकड़े तुमको इंटीजर की तरह दिखें तो ये नंबर इवन होता है। फील करके दिखाता हूं, -2 को करता हूं। -2 को 2 इक्वल टुकड़ों में बांट दो, क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? यस, यानी कि -2 इवन नंबर है, ठीक है। ये होता है एक्चुअल 3 का इवन नंबर्स को समझने का, पढ़ने का। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत यूनिक सवाल है। ऐसा सवाल आपको किसी क्वेश्चन बैंक, किसी सैंपल पेपर में नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत प्यारा सवाल है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गगन सर के कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूं। अगर तुमको ऐसे सवाल और करने हैं तो क्वेश्चन बैंक से कर लो, सस्ता सा इकोनॉमिकल सा क्वेश्चन बैंक है वो। यहाँ पे 3 तुमको आइडेंटिकल सर्कल दिए हुए हैं, 7 सेंटीमीटर जिनका डायमीटर, और ऐसे ना रोप डाली हुई है, रोप रस्सी डाली हुई है। तुमको इस रस्सी की ना लेंथ बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस हो रहे, सॉल्व कर देना। अब मैं आ रहा हूं अपनी बात पे। मैं 2 चीजें सोच रहा हूं करने की। एक कि अब मैं आप लोगों के लिए लाइव आना चालू, और लाइव का पहला सेशन भी मैंने सोचा हुआ है कि मैं पिछले साल यानी कि 2025 के सारे सेट्स को खंगालूंगा ऐसा, और उसमें से जो बेस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे ना, बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी होंगे या फिर जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसे होंगे, वैसे सवाल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मतलब PYQs, लेकिन ट्रिकी PYQs। लेकिन ये लाइव कब करना है, किस टाइम करना है, ये डिसीजन आप लोगों के, क्योंकि अगर मैं लाइव करूंगा तो मुझे आप लोगों की अटेंडेंस चाहिए।
तो आप लोग मुझे बताओ, कल करें, परसों करें, संडे को करें? क्योंकि देखो मैं तुमको ना रियलिटी बता देता हूं। मेरा जो स्टूडियो है, मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है, वो है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। और मैं ऐसा 4-5 महीने पहले गुड़गांव शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हारे लिए ऐसा 8-9 बजे लाइव आऊंगा तो मैं गुड़गांव वापसी नहीं जा रहा। इतनी रात में फिर मैं वापसी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर ही क्रैश करूंगा, यहीं पे ही सोऊंगा। तो फिर बाहर से खाना मंगाऊंगा, सारी चीजें, बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है, घर वालों को पहले बताना पड़ता है। तो इसलिए तुम लोग अगर ये लाइव में आने के लिए इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले तुम लोग कब चाहते हो ये लाइव, और उसके बाद तुम्हारी अटेंडेंस मैंडेटरी होगी, देखो, वरना जेन्युइनली भाई मेरे को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मैं सोच रहा हूं कि यार तुम लोगों में से ना कुछ बच्चों का ना एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाओ। इस एक्सक्लूसिव ग्रुप में बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे, मतलब मान के चलो कि 100 से 150, मतलब मैक्सिमम 150 बच्चा, उससे ज्यादा नहीं। अब मुझे तुमसे सजेशन चाहिए कि ये ग्रुप मेरे को कहाँ बनाना चाहिए, ये ग्रुप मेरे को व्हाट्सएप में बनाना चाहिए या फिर बनाना चाहिए, या फिर जो ये यूट्यूब में मेंबरशिप वाला प्लान होता है उसमें बनाना चाहिए, कहाँ मैं इसको बना सकता हूँ, क्या चीज कन्वीनियंट रहेगी, थोड़ी सी गाइड करो। ये एक्सक्लूसिव ग्रुप है किन बच्चों के लिए? जिनको मैथ्स एक्चुअली पसंद है और जो आगे मैथ्स को परस्यू करना चाहते हैं, जेई जैसे एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, आगे स्कॉलरशिप का एग्जाम देना है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, जिनको अपनी जेई फाउंडेशन बिल्ड करनी है, उन बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव ग्रुप रहेगा। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों पे शिद्दत से मेहनत करने वाला हूं, आपका बेस रेडी करने वाला हूं, और मैं मेक श्योर करूंगा कि 11th में जब आप जेई की कोचिंग में बैठे होगे तो आपको ट्रांजिशन बहुत स्मूथ लगना चाहिए, वो 10th से 11th का। सबसे मुश्किल टास्क होता है 11th स्टार्टिंग में जाके 3-4 क्लासेस में जब तुम बैठते हो ना, तुम्हारा जो वहां पे जेई का मास्टर होगा वो कुछ भी करके चला जाएगा और तुम्हारे सर के ऊपर से चीजें निकल जाती है, और फिर वहां पे बच्चा अपने आप को जज करना चालू करता है, बैकलॉग्स बननी चालू होती है, और वहीं पर ही बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे जो हारते हैं जेई के एग्जाम में ना, वो 11th का स्टार्टिंग का बनता है। मेरे को वही सक्सेसफुल बनाना है तुम्हारे लिए, उसी के लिए एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाने की मैं सोच रहा हूं। मुझे सजेस्ट करना, व्हाट्सएप पे बनाना चाहिए, यूट्यूब पे ही मेंबरशिप प्लान का यूज करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए जिससे अपन लोग मिलके नेक्स्ट 2-2.5 महीने में तुम्हारे ऊपर काम करें, तुम्हें रेडी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को बस इन दोनों चीजों का आंसर देना है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं अपनी साइड से टास्क चालू कर दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने जूनियर्स को नेक्स्ट ईयर के लिए चैनल जरूर रेकमेंड करना। इतना ही सपोर्ट मेरे को आप लोगों से चाहिए, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।